सकते हैं जिसमें इन्हीं 0 या 1 का हर प्लेस पर ऑप्शन कंसिडर किया हो. राइट नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस. राइट नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस. तो लास्ट टाइम इस टाइप का कॉन्सेप्ट कराया था ना, जिसमें हम क्या करते हैं कि हर प्लेस के ऑप्शंस को कंसीडर करके उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो क्या आंसर होना चाहिए? नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस. हर प्लेस के कितने ऑप्शन कंसीडर करेंगे? अगर हम पहले प्लेस को अरेंज करेंगे जिसमें हमें 0 या 1 यूज करना है, तो इस पहले प्लेस के हमारे पास 2 ऑप्शंस हो जाएंगे, इस नेक्स्ट प्लेस के भी 2 ऑप्शंस हो जाएंगे, उसके बाद इस नेक्स्ट प्लेस के भी 2 ऑप्शंस हो जाएंगे, एंड 2 इंटू 2 इंटू 2, और यू कैन से 2 इंटू 2 इंटू 2 9 टाइम्स 2 with power 9 matrices, और 2 with power 9 means 512 matrices यहाँ बन सकते हैं, क्योंकि जितने भी हर प्लेस के ऑप्शंस होते हैं उनको जब मल्टीप्लाई करके हम जो नंबर बनाते हैं वो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट का मतलब टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस ही है. तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, number of possible matrices is 512. 512 मैट्रिसेस यहाँ बन सकते हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे. क्लियर है बेटा? यस सर. ओके जी. नेक्स्ट डाउट इफ एनी इन एक्सरसाइज 3.1, जो मैंने आपको शायद इनिशियल 5 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दिया था. कोई डाउट है किसी का? आरुष, होमवर्क हो गया आपका? हाँ सर. ओके. कोई और डाउट तो नहीं बचा हो किसी का? आगे प्रोसीड करने टॉपिक को. तो अब आप बेटा, इसमें हमने फर्स्ट यानी लास्ट क्लास में किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स. अब आप नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए. जस्ट अ सेकेंड. आप डालिए इसमें इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस. आप इसमें हेडिंग डालिए. सेकेंड हेडिंग इज इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस. दो मैट्रिसेस इक्वल कब हो सकते हैं? अब हम उसकी बात कर रहे हैं. दो मैट्रिसेस इक्वल कब हो सकते हैं? तो उसके लिए आप लिखिए इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन. ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर एग्जैक्टली सेम हो. जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर एग्जैक्टली सेम हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी एग्जैक्टली सेम हो. तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन both matrices are in same order. Both matrices are in same order with same corresponding elements. दो मैट्रिसेस इक्वल तभी हो सकते हैं जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर एग्जैक्टली सेम हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो. अगर वो दोनों सेम होंगे तो वहां पे उन मैट्रिसेस को इक्वल कंसीडर किया जाता है. बट इन केसेस में आपको मैट्रिसेस को चेक करने के लिए नहीं रिक्वायर्ड रहता. आपको किसी ना किसी अननोन टर्म के बारे में पूछा होता है. जस्ट लाइक दिस. कुछ इस तरीके से अननोन टर्म पूछी जाती है
we have to find A, B, C and D if A equals to A minus 1, B plus 2A, C minus B और C plus D, and हमें A, B, C and D फाइंड आउट करना है और A मैट्रिक्स दिया हुआ है A minus 1, B plus 2A, C minus B, C plus D and B मैट्रिक्स दिया गया है 1, -2, 0 and 5. B मैट्रिक्स दिया गया है 1, -2, 0 and 5 और ये हमें इक्वल दिए गए हैं R इक्वल. तो वी हैव टू फाइंड अननोन टर्म्स A, B, C and D जिसमें ये दोनों मैट्रिसेस आपको इक्वल दिए गए हैं. तो आप क्या करेंगे, here मैट्रिक्स A equals to matrix B is given. जो भी ये A मैट्रिक्स है, जो भी ये B मैट्रिक्स है, ये आपको इक्वल गिवन है और मैट्रिक्स अगर इक्वल गिवन है तो ये बताया गया है एक तरीके से कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है. ऑर्डर तो हमें सेम दिख ही रहा है, मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें सेम दिख रहा है क्योंकि ऑर्डर 2x2 है, 2 रोज विद 2 दोनों मैट्रिसेस फॉर्म हुए हुए और हमें यहाँ पे अननोन टर्म की नीड है. तो सिंपली आप क्या करेंगे, ऑर्डर तो सिमिलर है, दैट मींस इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू भी सेम होगी. A minus 1, B plus 2A, C minus B, C plus D equals to 1 minus 2, 0 and 5. ये दोनों मैट्रिसेस हमें इक्वल गिवन है, तो जब कभी भी मैट्रिसेस इक्वल दिए जाएं तो आप इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म इक्वेट करिए. तो दैट मींस A minus 1 is 1 और you can say A is 2. पहली टर्म को फर्स्ट टर्म के इक्वल इक्वेट किया, देन B plus 2A is -2, B plus 2 into 2 is -2, B is -2 minus 4 is -6. तो पहले हमने A minus 1 को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म के इक्वल इक्वेट किया, फिर हमने B plus 2A को -2 इक्वेट किया और A जो फाइंड आउट किया था उसको यूज कर लिया. देन C minus B is 0 और B की वैल्यू है बेटा -6, तो इससे C की वैल्यू भी -6 ही आ गई. C minus B 0 है, इसका मतलब C की वैल्यू B के इक्वल ही है, तो C यहाँ -6 हो गया. अब आप लास्ट टर्म को भी इक्वेट करिए, C plus D is 5, -6 plus D is 5 और you can say D is पॉजिटिव नंबर 11. तो इससे हमें D की वैल्यू पॉजिटिव नंबर 11 मिल गई. तो जब यहाँ मैट्रिसेस इक्वल दिए जाएं तो आप इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को इक्वेट करके अननोन टर्म्स को पता कर सकते हैं. कर लीजिए इसे नोट. कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा पूछ लीजिएगा. सिर्फ हमें कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म सिमिलर करनी है और इसके ऑर्डर सिमिलर दिया ही होगा आपको. सिर्फ आप इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को इक्वेट करके अननोन टर्म को पता कर सकते हैं. जैसे नोट कर लें बेटा बता दीजिए. सर टर्न. हो गया बेटा, सबका हो गया. यस सर. Yes, sir. हो गया शुभम, आरुष हो गया बेटा आपका. Yes, sir. Okay, now come to question number 2. इसमें भी डिफरेंट सिचुएशंस हैं, तो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. एनसीईआरटी में वो कंप्लीटली इतना नहीं दिया हुआ, लेकिन कुछ अलग केसेस भी हम डिस्कस करेंगे. पहले आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे.
फाइंड x, y, a and b, f। इसमें ये चार टर्म्स हमें पता करनी है, x, y, a and b। if 2x minus y, a plus 3b, 5a minus b, x plus y equals to 1 minus 2, 3 minus 1। तो यहाँ आपको लीनियर इक्वेशन की टाइप दी हुई है, यहाँ पे भी दो मैट्रिसेस इक्वल दिए हुए हैं और आपको अननोन टर्म निकालना है। तो इसमें भी आपने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के इक्वल इक्वेट किया, a प्लस 3b को -2 इक्वेट किया। देखिए यहाँ पे वही है, आप इनकी कॉमन इक्वेशंस को एक साथ ही ले लो आप, जिसमें वेरिएबल सेम आ रहे हैं। तो a की फोर्थ वाली वैल्यू -1 होगी, वो यहाँ ले लेते हैं, x प्लस वाई इज -1 and 5a minus b is +3। तो यहाँ आपके पास पेयर वाइज लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं और उनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके हमें अननोन टर्म को निकालना है। तो यहाँ तो एलिमिनेशन डायरेक्ट लगा सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x minus y is 1, सेकंड इक्वेशन इज x plus y is -1। तो आपका टारगेट रहेगा किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो वहां पे y का रिमूवल हो रहा है, तो हमने इसको ऐड किया तो 2x plus x हो गया 3x, और राइट हैंड साइड में 1 और -1 भी रिमूव हो रहे हैं एडिंग के टाइम पे, दैट इज 0, देन x इज 0। तो हमें सारी अननोन टर्म निकालनी है। अभी हमें x पता चल गया और किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप y की वैल्यू पता कर लें। तो हम पता कर लेते हैं इसमें पुट करके सेकंड इक्वेशन में, इसमें x की रिप्लेसमेंट करिए आप 0 से, 0 plus y is -1, then y is -1 and x is 0। तो हमने x फाइंड आउट कर लिया, y फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा टारगेट है a एंड b को फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे इक्वेशंस डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेशन नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में कोएफिशिएंट्स को सेम करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो जैसे सेकेंड इक्वेशन में 5 मल्टीपल में, यहाँ 5 मल्टीपल में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करिए और ये हो जाएगा 5a प्लस 15b इक्वल्स टू -10, और सेकेंड इक्वेशन एज इट इज ले लीजिए। और यहाँ फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि 5a को रिमूव करना है तो हमें सब्ट्रैक्ट ही करना होगा। यहाँ तो एक नेगेटिव पॉजिटिव था तो हमने एडिशन के थ्रू कर लिया, लेकिन आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए, प्लस एंड माइनस कैंसिलेशन, 16b is -13 and b is -13/16 is value of b। अब हमें a पता करना है तो आप किसी भी एक इक्वेशन का यूज कर लीजिए। सिंस a plus 3b is -2, जो सबसे पहली इक्वेशन जिसको हमने इक्वेट करके फॉर्म किया था, इसी में आप b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। a -39/16 is -2, a -2 plus 39/16, और -2 into 16 is -32 plus 39 will be 7/16। तो यहाँ हमें ये चार अननोन टर्म पता करनी थी, जिसमें x 0 है, y -1 है, b -12/13 है, और a -13/16 है एंड a is 7/16। तो ऐसी कंडीशन में लीनियर इक्वेशंस अगर फॉर्म होंगी तो आप विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन उन अननोन टर्म्स को पता करिए। करिए नोट इसे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। जैसे नोट कर लें बेटा बता देना।
Sir, done. सबका हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके जी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए. क्वेश्चन नंबर 3 इज for what value of k are the following matrices equal? k की किस वैल्यू पर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे? तो आपको दिया गया है 2k plus 4, just a second, sorry, 3k plus 4, 2k plus 3, 3k plus 4, 2k plus 3, 5k minus 7, k square minus 1, and a second matrix is, दो matrices दिए हुए हैं. फर्स्ट मैट्रिक्स लिख दिया मैंने. सेकंड इज 22 23, 22 23, 15 and 37, 35. First matrix is 3k plus 4, 2k plus 3, 5k minus 7, k square minus 1, 22, 15, 23, 35. आपको ये पता करना है कि k की किस वैल्यू पर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे. तो हमें k की वैल्यू पता करनी है. तो आप यहाँ क्या करें, इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वेट करिए. 3k plus 4, 2k plus 3, 5k minus 7, k square minus 1 equals to 22, 15, 23, 35. अगर आप नोटिस करें तो k हमें सबसे पहली टर्म से ही पता चल जाएगा. k तो हमें सबसे पहली टर्म से ही पता चल जाएगा. लेकिन अगर k का इन्वॉल्वमेंट एक से ज्यादा प्लेसेस पे है तो आप सभी प्लेसेस से k की वैल्यू को निकालेंगे और उसे निकालने के बाद हमें जज करना होगा कि k की वैल्यू क्या हो सकती है. ऐसा कभी नहीं करना कि हम इससे या इन दो से निकाल के k के आंसर को कंप्लीट कर दें, क्योंकि वो एक ऐसी कंडीशन बनती है जहां पे k का जो आंसर आ रहा होता है, हो सकता है ऊपर वाली क्वेश्चन से जो निकाला है वो फॉर्म ही ना हो. वो मैं भी अगले क्वेश्चन में थोड़ा क्लियर आउट कर दूंगा. फिलहाल जब आप इक्वेट करते हैं तो क्या होगा, पहली टर्म इक्वेट करिए. 3k plus 4 is 22, 2k plus 3 is 15. इन दोनों से तो k निकल ही रहा डायरेक्टली. 3k is 18 and k is 6. ये पहला पार्ट हुआ, पहली पोजीशन से k कैलकुलेट हुआ. Then 2k is 12, k is 6. तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, पहली दो वैल्यू से निकालते हैं और उसका आंसर कंप्लीट कर देते हैं. लेकिन वैसा नहीं करना आपने. आपको सभी प्लेसेस से कैलकुलेट करना है. आप 5k minus 7 को 23 पुट किया, 5k is 30 and k is 6. यहां से भी k हमने कैलकुलेट किया. Then k square minus 1 is 35, k square is 36 and k is plus minus 6. तो जब आप इन चार प्लेसेस को नोटिस करें, एक प्लेस से k की वैल्यू 6 आई है, एक से 6 आई है, देन 6 और लास्ट में आई है प्लस माइनस 6. तो आप बताइए k के क्या, कौन से आंसर की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, k यहाँ क्या हो सकता है? Sir, 6. क्योंकि जो भी k की वैल्यू होगी वो सभी प्लेसेस के लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए. अगर आप k को 6 कंसीडर कर रहे हैं तो वो इन चारों प्लेसेस को सेटिस्फाई करेगा. If k is 6, then the first place will be 18 plus 4, that will be 22 और वो 22 है. 12 plus 3 15 है. 30 minus 7 23 है. 36 minus 1 35 है. तो 6 तो सेटिस्फाई कर रहा है. लेकिन अगर हम -6 को देखते हैं तो -6 सेटिस्फाई नहीं कर रहा. तो -6 लिया तो -18 plus 4 -14 और राइट साइड का नंबर 22 है. तो इसलिए हमारा आंसर
-6 नहीं हो सकता। तो इन शॉर्ट जब आप सभी प्लेसेस कैलकुलेट कर लेते हैं तो इन सभी प्लेसेस के अंदर जो कॉमन आंसर होता है वो आंसर में लिखा जाता है। इसीलिए यहाँ पे हमारे जो k की वैल्यू हुई दैट इज अ नंबर +6। लेकिन ये कभी नहीं करना कि 2 ही प्लेसेस से निकाल के या 3 ही प्लेसेस से निकाल के आप k के आंसर को लिख दें, क्योंकि अभी मैं एक ऐसा केस लिखवाऊंगा जिसमें कॉमन आंसर ही नहीं आता, तो फिर हमें आंसर बताना होता है, फिर हम मतलब डिसाइड करते हैं कि वहां पे अननोन टर्म की वैल्यू क्या हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे, जल्दी से नोट करिए इसे। उसमें आपको एक से ज्यादा बेसिस पे डिफरेंट आंसर की ऑप्शंस दिखेगा जिसमें से हमें ऑप्ट करना है। जैसे नोट करें जल्दी से बेटा बता दीजिए। So note. सबने किया बेटा नोट? Yes, sir. Yes. ओके बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। इसे मैं पहले रब करता हूँ। इन क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इसी टाइप का 4th क्वेश्चन है बेटा, जिसमें आपको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वल। आप पहला लिखिए 2p + 7। इसमें भी हमें 2x2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स दिया हुआ है। 2p + 9 5p - 4, 2p + 9 5p - 4, और सेकेंड रो है हमारे पास 6p - 8 एंड 7p + 2, 6p - 8 एंड 7p - 2। तो ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें 2p + 9 5p - 4 6p - 8 7p + 2, सॉरी 7p + 2, और एक मैट्रिक्स दिया गया है आपको ऑफ ऑर्डर 2x2 1 - 24 - 32 30, 1 - 24 - 32 एंड 30। अब आपको ये दो मैट्रिसेस अगर इक्वल हों और आपको p की वैल्यू पता करनी हो तो आपको यहाँ पे भी वैसे ही करना है जैसे हमने भी किया था, जिसमें मैट्रिक्स दिया हुआ 2p + 9 5p - 4 6p - 8 7p + 2 1 - 24 - 32 एंड 30। तो आप यहाँ पे भी वही करिए जो अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। Here 2p + 9 5p - 4 6p - 8 7p + 2 को इक्वेट किया हमने 1 - 24 - 32 एंड 30। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म इक्वेट कर दीजिए। 2p + 9 is 1, 2p is -8 and p is -4। यहाँ -4 आ गया। 5p - 4 is -24, 5p is -20 and p is -4 once again। दो प्लेसेस से कैलकुलेट किया, दोनों में से दोनों प्लेसेस पे -4 ही आया। नेक्स्ट पे ले लीजिए 6p - 8 is -32, 6p is -24, again p is -4, और in the last part 7p + 2 is 30, 7p is 28 and p is 4। तो तीन प्लेसेस पे -4 है और एक प्लेस पर 4 है, तो आप बताइए कि क्या आंसर होगा इस केस में। इस कंडीशन में p का आंसर क्या होगा? देखिए अगर आप मान लीजिए p का आंसर -4 कंसीडर करते हैं तो -4 से ये आ जाएगा -8 + 9 1 सेटिस्फाई हो रहा है, -4 इधर भी पुट करो, -20 -4 -24 भी सेटिस्फाई हो रहा है, -24 -8 -32 भी सेटिस्फाई हो रहा है,
और -28 + 2 -26 वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। और अगर हम 4 कंसीडर करें तो 8 + 9 यानी 4 वैल्यू लेने के बाद भी पहला प्लेस से सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो ऐसे केस में हमें क्या देखना होता है, जब 3 जगह कॉमन हो और एक जगह नंबर कॉमन नहीं हो, बट हम आंसर वही कंसीडर कर सकते हैं जो चारों प्लेसेस का कॉमन नंबर बने। तो ऐसा यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, तो आपको क्या लिखना है, गिवन मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल, गिवन मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल फॉर एनी वैल्यू ऑफ p, p की किसी भी वैल्यू पर ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगे। इक्वल के लिए कॉमन नंबर का होना जरूरी है। यही रीजन है कि हमें सभी प्लेसेस से अननोन टर्म को निकालना होता है। जब सभी प्लेसेस से अननोन टर्म निकाली जाती है और कॉमन आंसर बनता है, तभी उसका आंसर लिखा जाता है। बात क्लियर है बेटा? ये Yes, sir. Yes, तो sir. आप सभी प्लेसेस से वैल्यू जरूर कैलकुलेट करेंगे और सभी प्लेसेस से कैलकुलेट करने के बाद ही जज करेंगे। अगर कोई कॉमन वैल्यू निकलती है, जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आई थी, 3 जगह 6 था, एक जगह ±6 था, तो हमने चारों में से कॉमन नंबर 6 कंसीडर कर लिया था। लेकिन इस केस में 3 जगह 4 है, एक जगह -4 है, तो कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर हुआ, गिवन मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल फॉर एनी वैल्यू ऑफ p, और या लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि यहाँ पे p निकल नहीं सकता, क्योंकि कॉमन नंबर को वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कर लीजिए इसे नोट। So noted. हो गया बेटा सबका? डन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पे आइए, जिसमें हमें मान लीजिए इसी टाइप की कंडीशन दी गई है, कुछ इस फॉर्मेट में। p की जगह लिख देते हैं x एंड y, या हमें दो वैल्यूज निकालनी है x एंड y, और उन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए भी हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, x² - 5x, x² - 5x, y² - 1 और y² - 2y, x² - 9x। और ये हमें दूसरा दिया गया है, पहले में दिया गया है 2x2 ऑर्डर में x² - 5x, y² - 1, y² - 2y, x² - 9x, और -6 0 -1 -14, -6 0 -1 -14। तो ये दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमें x और y पता करना है, और इसमें भी वही कंडीशन देखनी पड़ेगी कि कौन से कॉमन वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो x² - 5x, y² - 1, y² - 2y, x² - 8x को इक्वेट किया हमने -6 0 -1 -14 के साथ। इसको इक्वेट कर लेते हैं टर्म बाय टर्म। x² - 5x is -6, y² - 1 is 0, x² - 5x + 6 = 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसकी अगर आप मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तो इसको लिख सकते हैं x - 2 into x - 3 = 0। x हो गया 2 और 3, y² is 1, y is ±1। इसके बाद आप थर्ड कंडीशन को इक्वेट करिए, y² - 2y is -1, y² - 2y + 1 = 0,
or you can say y minus 1 square equals to 0, or you can say y minus 1 0, or you can say y equals to 1. तो अभी हमने फर्स्ट प्लेस को इक्वेट किया, सेकंड प्लेस को किया, थर्ड को भी कर लिया, और लास्ट में अब ये वाला प्लेस बचा हुआ है x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू माइनस 14, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14 इक्वल्स टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो यहाँ इसकी मिडिल टर्म को हमें फॉर्म ब्रेक करना होगा. तो ये हो जाएगा सर वहाँ पर 8 नहीं 9 आएगा, 9x. एक मिनट में चेक करता हूँ. अच्छा सॉरी 9 नहीं है, वो मिडिल टर्म तभी ब्रेक है. इसे आप सही कर लेना चाहिए, यहाँ 9 ही लिखा था, सॉरी 9, और ये हो गया 9. तो ये ब्रेक करके आ गया बेटा x माइनस 7 और 2 से ब्रेक होगा ये. x हो गया आइदर 2 और 3. तो यहाँ भी आपको कॉमन आंसर ही ढूंढना है. तो एक आंसर आया था आपका x इक्वल्स टू 2 और 3, एक आया था y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, एक 1 और एक x इक्वल टू 2 और 3. तो अब आप इसका कॉमन आंसर जज कर लीजिए, क्या होगा कॉमन आंसर. x के लिए 2 हो गए कॉमन, सॉरी 7 है, x का कॉमन 2 हो गया, और y के लिए कॉमन नंबर हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ प्लस माइनस 1 है, तो y का आंसर हो गया पॉजिटिव 1. तो इनमें भी आप प्लेसेस बाय प्लेसेस से पहले अननोन टर्म निकाल लीजिए, और फिर फाइनली कॉमन वैल्यू को ही हमें जज करना है. करिए नोट, और एक लास्ट क्वेश्चन इस पर बेस्ड और भी है, वो भी देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. करिए जल्दी से नोट. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस को इक्वेट करेंगे, सेकंड प्लेस को इक्वेट करेंगे, थर्ड प्लेस को इक्वेट करेंगे, फोर्थ को सेपरेटली इक्वेट करेंगे, और हर केस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फॉर्म हो रही है तो अकॉर्डिंग टू मिडिल टर्म ब्रेक आप उनके फैक्टराइजेशन कर देंगे, और हर प्लेस की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे, और फाइनली फिर हमें वही देखना होगा कि x की कौन सी कॉमन वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट हो सकती है, और y की कौन सी कॉमन वैल्यू एग्जिस्ट हो सकती है. तो जो कॉमन वैल्यू एग्जिस्ट होगी वही आंसर बन जाएगा फाइनली. एनसीईआरटी में मतलब सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन दिए हुए, वहां तो सिंपल एक मैट्रिसेस इक्वल है तो एक स्पेसिफिक केस दे रखे हैं, बट उसमें इस तरीके की कॉमन जजमेंट वाले केसेस नहीं है. बट एग्जाम में हमें ये चीज ध्यान रखनी है, जब कभी भी अगर हमें कोई अननोन टर्म रिक्वायर्ड हो तो पहले हम हर प्लेसेस से वैल्यूज को निकाल के फिर कॉमन वैल्यू को ही आंसर पे लिखेंगे. नोट कर लिया बेटा. यस सर. यस सर. हो गया बेटा, बाकी सबका भी हो गया. हो गया आरुष आपका बेटा. यस सर. ओके, नाउ कम टू 6th क्वेश्चन. इसमें भी हमें x एंड y ही फाइंड आउट करना है, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, फिर हम स्टार्ट करेंगे इसका अगला कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए. क्वेश्चन नंबर 6. सिक्स में भी हमें x एंड y फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे भी आपको दो मैट्रिसेस इक्वल दिए गए हैं. फर्स्ट इज x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18, x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18, 2x2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है. एंड द नेक्स्ट टर्म इज y स्क्वायर माइनस 7y एंड y स्क्वायर माइनस 8y, y स्क्वायर माइनस 7y, y स्क्वायर माइनस